आज पुनः एक बार शुरुआत करते हैं हिंदी के विकास क्रम की जो गाथा है उसमें कुछ हिस्सा आपका बचा हुआ। तो हिंदी के संवैधानिक विकास क्रम पर आज हमको पढ़ना है, लेकिन संवैधानिक विकास क्रम के पहले हिंदी का जो कालक्रम निर्धारण किया गया था वो आपने देखा था कि वीरगाथा काल, मध्यकाल के दो भाग, भक्ति काल और रीति काल, और फिर आधुनिक काल था। ठीक है, तो इन सब के पहले थोड़ा एक बार रिवीजन होना चाहिए ताकि आप एक बार पुनः जो कुछ तथ्य आपसे छूट गए होंगे उनको भी कनेक्ट कर जाएं और जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं उन पर हम चर्चा कर पाएंगे। जल्दी से इसको एक बार दूसरे भाग में मैप पर हम इसका रिवीजन करने का प्रयास करते हैं और देखते हैं कि कैसे शुरुआत होती है पूरे भाषाई परिवार की, भाषा की और लिपि की, और लिपि के बाद आगे और भी अन्य चीज़ें जो आपको देखना है वो यहाँ से 2-4-10 चीज़ें जो फैक्चुअल आपको मिलनी चाहिए वो हम बात कर लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं कि भारत में जो पुरानी जनजाति यहाँ पर रहती थी उसको हम जानते हैं कि पुरानी जनजाति जो इस दक्षिण भारत के क्षेत्र में रहती रही है, इस क्षेत्र में जो लोग रहते थे उनको हमने प्रोटो ऑस्ट्रेलायड यहाँ की मूल जनजाति है, और इन प्रोटो ऑस्ट्रेलायड जनजाति के लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको आस्ट्रिक भाषाई परिवार कहते हैं। आस्ट्रिक भाषाई परिवार। ठीक है, अब हमने दक्षिण भारत इसमें कहा था, लेकिन ये जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग यहाँ की मूल जनजातियाँ हैं, ये निग्रोइड प्रजाति के लोग हैं, निग्रोइड प्रजाति के लोग। और ये निग्रोइड प्रजाति के लोग पूरे भारत के इस पूरे हिस्से पर ये निग्रोइड प्रजाति के लोग रहते थे। ये पूरा का पूरा हिस्सा जहाँ से हमने अभी खींच कर दिखाया, यहाँ से सुलेमान और किरथर पर्वत है, ये हिमालय पर्वत, और यहाँ पर पटकाई बूम से लेकर अराकान योमा और पेग्यू योमा तक ये जो भारतीय उपमहाद्वीप है, यहाँ पर ये निग्रोइड की सब रेसेस प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड रहते थे। जब आर्य इस मध्य एशिया से भारत में प्रवेश करते हैं तो ये जो पूरा का पूरा जो निग्रोइड लोग इस क्षेत्र में रहते थे, यहाँ पर इन लोगों को इन्होंने दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में भगाना शुरू किया। और जब ये दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र में आए तो भारत के ये जो पूरा का पूरा जो पहाड़ी क्षेत्र है, दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र, इस पर ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग जो जनजाति थी वो इस पहाड़ी क्षेत्रों में आ गए। इन जनजातियों के द्वारा जो भाषा बोली जाती है उसको आस्ट्रिक भाषाई परिवार कहते हैं। ठीक है, तो अभी इतनी बात हम याद रखेंगे। सबसे पुराना अगर भाषाई परिवार देखें तो आस्ट्रिक भाषाई परिवार भारत में रहेगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब आते हैं कि भारत में जो इस सेंट्रल एशिया से मध्य एशिया के क्षेत्र से आर्य भारत में प्रवेश करते हैं। यहाँ पर एक पर्वतमाला हिंदू कुश पर्वत है, इसके गेट को पार करके यहाँ पर एक दर्रा है, इसको पार करके ये भारत में प्रवेश करते हैं। और पूरा का पूरा ये जो गंगा का मैदानी क्षेत्र है, इतने हिस्से पर ही पहले ये अपने जीवन की शुरुआत करते हैं। अभी हमने इस पे नीचे में बात कर ली कि यहाँ पर आस्ट्रिक भाषाई परिवार जो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड लोग रहते थे उनकी बात हो चुकी है। अब ये जो आर्य लोग पशुचारक के रूप में आते हैं तो पहले यमुना नदी के क्षेत्र तक ये रहते हैं, और यमुना नदी तक के क्षेत्र में ये जो पहला काल है वो 1500 BC से शुरू होता है, 1500 BC से, और 1500 BC के आसपास ये आर्य लोग यहाँ पर आकर पहला वेद लिखते हैं, ऋग्वेद। और इस ऋग्वेद को लिखने के लिए वो जिस भाषा का उपयोग करते हैं वो भाषा है संस्कृत। ठीक है, तो संस्कृत भाषा पहली भाषा है जो 1500 BC के आसपास इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र में, यमुना नदी और के बीच में, इसका जो हिंदू कुश पर्वत, इधर में यमुना नदी, और ये पूरा का जो बीच का क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पहली बार संस्कृत भाषा की शुरुआत 1500 BC में होती है और पहला वेद ऋग्वेद लिखा जाता है। धीरे धीरे ये आर्य पशुचारक लोग
आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ कर के गंडक नदी के क्षेत्र तक आते हैं। उत्तर वैदिक काल आ जाता है दूसरा, और उत्तर वैदिक काल में भी संस्कृत भाषा का ही उपयोग होता है और 3 और वेद लिखे जाते हैं। उसके अलावा ब्राह्मण, आरण्यक आदि भी ग्रंथ इस समय लिखे जाते हैं। तो अब वो धीरे धीरे पहुंच गए इस क्षेत्र तक, नदी आ गई, गंडक नदी तक का क्षेत्र है, ठीक है। लेकिन इसी समय जो आर्य लोग हैं वो इसी समय पर जो आम जन एक भाषा का उपयोग करता था, उसको बोलते थे प्राकृत भाषा। और प्राकृत भाषा जो है वो, प्राकृत कहने का मतलब है प्राकृतिक, प्राकृतिक का मतलब नेचुरल, नेचुरल का मतलब बिल्कुल सरल, सहज, आम जन की भाषा। आम जन की जो भाषा है वो प्राकृत इस समय पर उपयोग की गई, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में भी। ये जो संस्कृत है, ये संस्कृत उच्च वर्ग की भाषा थी, उच्च वर्ग की भाषा, उच्च वर्ग यानी ब्राह्मण वर्ग की भाषा थी, ब्राह्मण वर्ग की भाषा, ठीक है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, अगला ये तीस्ता नदी तक का क्षेत्र तक जब वो बढ़ते हैं तो अगला काल आ जाता है महाजनपद काल। और इस महाजनपद काल में 400 BC में पहली बार संस्कृत का व्याकरण लिखा जाता है। संस्कृत व्याकरण जो है उसको लिखा गया पहली बार 400 BC में, जबकि संस्कृत की शुरुआत हो गई थी 1500 BC में ही, लेकिन उसका व्याकरण जो है महाजनपद काल में 400 BC में पहली बार संस्कृत व्याकरण लिखा गया। और इसके लिखने वाले पाणिनि थे, और पाणिनि ने इसके लिए ग्रंथ लिखा था जिसका नाम था अष्टाध्यायी। इसी ग्रंथ की अगली श्रृंखला संस्कृत व्याकरण की श्रृंखला जो है, हमारा उद्देश्य है संस्कृत का व्याकरण शुरुआत करना। संस्कृत व्याकरण की शुरुआत 400 BC में पाणिनि की अष्टाध्यायी से होती है, और यही संस्कृत व्याकरण आगे चलकर मौर्योत्तर काल में आकर के पतंजलि जो है वो अपना महाभाष्य इसी अष्टाध्यायी पर लिखते हैं। पतंजलि का महाभाष्य लिखा जाता है, और जब पतंजलि का महाभाष्य लिखा जाता है तो ये जो संस्कृत व्याकरण है ये ज़्यादा परिष्कृत और परिनिष्ठित हो जाती है। संस्कृत व्याकरण मजबूत विकसित अवस्था में पहुंचता है, ठीक है। तो ये तो बातें हो गई, 2-3 बातें जो महत्वपूर्ण थी संस्कृत से रिलेटेड। वो पहला कि संस्कृत की शुरुआत 1500 BC में ऋग्वेद जब लिखा गया तब होती है, और उस समय क्षेत्र था ये इतना, हिंदू कुश पर्वत, सिंधु नदी का क्षेत्र और यमुना नदी के बीच के क्षेत्र में संस्कृत की शुरुआत होती है। लेकिन संस्कृत भाषा का जो विकास है, वो क्षेत्र है, वो धीरे धीरे बढ़ता चलता यहाँ तक आता है, और यहाँ तक आते आते तक संस्कृत जो है अपना व्याकरण का रूप ले लेती है। और मौर्योत्तर काल आते तक पतंजलि जो है वो महाभाष्य में मौर्योत्तर काल में इसको और विकसित रूप में प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। लेकिन संस्कृत भाषा का, आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना, संस्कृत भाषा का पहला लिखा हुआ लेख, शिलालेख जूनागढ़ में, ये जूनागढ़ गुजरात का दक्षिणी भाग, जूनागढ़ के रुद्रदमन अभिलेख में पहली बार ये अभिलेख जो है वो अभिलेख जो है उसमें पहली बार संस्कृत का ये पहला अभिलेख है, संस्कृत का पहला अभिलेख जो जूनागढ़ में मिला, ठीक है। इतनी बात आपके लिए पर्याप्त है संस्कृत से रिलेटेड। अब और थोड़ा आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं कि संस्कृत का क्षेत्र यहाँ से धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए यहाँ तक पहुँच जाता है। ये अभी हम गंगा के मैदानी क्षेत्र में ही है, ठीक है। यहाँ पर अभी तक हमने देख लिया था कि पहली भाषा जो संस्कृत 1500 BC में आई, इसके साथ कुछ आम जनों की भाषा प्राकृत आई। प्राकृत में पहली प्राकृत जो है उस पहली प्राकृत को पाली कहा गया, पाली नाम दिया गया। और ये जो पहली प्राकृत जो पाली है इसका विकास, चूंकि संस्कृत की शुरुआत हुई थी 1500 BC से, 1500 BC से पहली प्राकृत जो है, पहली प्राकृत
ये पाली के नाम से जानी जाती है। इसकी शुरुआत होती है 500 BC से लेकर 100 ईस्वी तक। इस समय के जो राजा है, जो यहाँ पर पाटलिपुत्र था, मगध था, मगध के आसपास के जो क्षेत्र में या मगध पर शासन करने वाले शासकों ने पाली भाषा को विकसित करने में योगदान दिया, पहला। दूसरा, मगध के आसपास के क्षेत्र में ही दो और धर्म, एक जैन धर्म और दूसरा बौद्ध धर्म, इन दोनों धर्मों ने का भी विकास मगध के आसपास ही हुआ। तो मगध के शासकों ने एक, दूसरा मगध में जो बौद्ध धर्म था, उस बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ लिखे गए वो भी पाली में लिखे गए। इसीलिए पहली प्राकृत जो है, पहली प्राकृत के नाम से पाली को जाना जाता है। वो 500 BC से 100 ईस्वी के बीच मगध के शासकों ने इसको आगे बढ़ाया और उस समय लिखे गए बौद्ध धर्म के ग्रंथ, जिसको हम त्रिपिटक के नाम से जानते हैं, ये भी पाली में लिखा गया ग्रंथ है। ठीक है, पाली में लिखा गया। तो पाली भाषा जो है, इसको आगे बढ़ाने में मगध के शासक और बौद्ध धर्म के ग्रंथों का बहुत बड़ा योगदान रहा। लेकिन इसी समय पर दूसरी प्राकृत द्वितीय प्राकृत के नाम से, प्राकृत द्वितीय प्राकृत जो है, ये जिसको हम मूल प्राकृत कहते हैं, ये प्राकृत के रूप में विकसित होती है और इसको आगे बढ़ाने में जैन धर्म का बड़ा योगदान रहा। और जैन धर्म के जो आगम है, ये आगम प्राकृत में लिखे गए। ठीक, लेकिन ये जो द्वितीय प्राकृत, जिसको हम प्राकृत के नाम से जानते हैं, ये मूलतः पहली ईस्वी से लेकर 500 AD के बीच विकसित होती है, जब ये ऊपर वाली दोनों का अवसान शुरू होता है। अवसान कहने का मतलब है इनका बहुत ज़्यादा उपयोग नहीं होता, बल्कि इन भाषा का उपयोग होता है। और ये जो प्राकृत है, ये मूलतः आम जन की भाषा थी, सरल सहज भाषा थी, इसलिए ज़्यादा लोकप्रिय होती चली गई प्राकृत। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो इस प्राकृत का और विकसित रूप जो है वो अपभ्रंश के नाम से जाना गया। और ये जो अपभ्रंश है, इसका विकास 1000 ईस्वी से शुरुआत इसकी होती है। इसका विकसित रूप 1000 ईस्वी में देखने मिलता है। यद्यपि इसकी शुरुआत 600 ईस्वी से ही मानी जाती है। जब दंडी ने 10 कुमार चरित लिखा था, तब उन्होंने कहा था कि संस्कृत से इतर शब्द जो है वो क्या कहलाते हैं, अपभ्रंश कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर शार्ट में आप लोगों को जो कल बातें बताई गई थी, उसी का थोड़ा सा विकसित रूप हमने यहाँ पर बता दी। अब एक और बात कर लेते हैं। अभी जितनी भाषाओं पर हमने बात की, वो पूरा का पूरा ये उत्तर भारत का इतना हिस्सा, इसी पर बातचीत हमारी हो रही थी। ठीक है, इतने हिस्से पर ही बात हो रही थी, उत्तर भारत का जितना क्षेत्र था। अब इस उत्तर भारत के क्षेत्र में हमने भाषाओं को देखा। पहला संस्कृत, दूसरा संस्कृत के बाद पाली, जिसको प्रथम प्राकृत बोलते हैं, तीसरा प्राकृत जो पहली शताब्दी से बहुत ज़्यादा विकसित अवस्था में देखने मिलती है, और चौथे नंबर पर अपभ्रंश। अपभ्रंश जो है वो ऊपर की तीनों को अगर मिला दिया जाए तो अपभ्रंश बन जाती है। लेकिन अपभ्रंश में ज़्यादातर शब्द संस्कृत और प्राकृत के मिलेंगे शुरुआती दौर में, लेकिन बाद के वर्षों में ये जो अपभ्रंश है, इस अपभ्रंश का जो क्षेत्र है, अपभ्रंश और विकसित होती है, तो उसको नाम दिया जाता है अवहट। और इसी अवहट के आगे जाते हैं तो आ जाती है खड़ी बोली, और इस खड़ी बोली से और आगे जाएंगे तो आधुनिक हिंदी मिलेगी। यहाँ तक की ये यात्रा है आधुनिक हिंदी की। ठीक है, तो आधुनिक हिंदी, खड़ी बोली और अपभ्रंश के बीच अपभ्रंश का थोड़ा विकसित रूप को अवहट के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अब देखिएगा, ये जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश नाम से ही लग रहा है। नाम से देखें, अपभ्रंश का मतलब होता है पथ से भ्रष्ट होना। पथ से भ्रष्ट होना, पथ से भ्रष्ट होने का मतलब है कि व्याकरण के नियमों का पालन किए बिना चलना। व्याकरण के नियमों का पालन किए बिना चलना, पालन किए बिना चलना। ठीक है, इसको कहा जाता है अपभ्रंश। ठीक है, तो अपभ्रंश की शुरुआत हो जाती है, अभी बात हुई थी हमारी, विकसित रूप इसका आता है 1000 ईस्वी से, और इसमें रोल अदा किया था मुख्यतः हमने देखा था
पृथ्वीराज रासो जो चंदबरदाई लिखे और जगनिक के आलाखंड का आगे उपयोग यहाँ से देखने मिलेगा। ठीक है, एक और बात कर ले, ये पूरा का पूरा जो इतना हमने भाषाओं को लिखा, ये सब कुछ एक भाषाई परिवार है। क्यों है भाषाई परिवार? देखिए जरा, एक भाषाई परिवार है जो संस्कृत से निकल कर आया। 3-4 मुख्य बातें हमारी हो चुकी। संस्कृत की शुरुआत 1500 BC से, संस्कृत का पहला व्याकरण 400 BC में पाणिनि की अष्टाध्यायी है। उसका आगे विकसित रूप, जो व्याकरण का विकसित रूप पतंजलि के महाभाष्य में देखने मिलेगा। इतनी बात हुई। पहली प्राकृत के नाम से पाली को जाना जाता है, जो 500 BC से पहली ईस्वी तक रहा। और पाली भाषा को विकसित करने में उस समय के जो मगध के आसपास के, जो मगध यहाँ पर महाजनपद काल में, और महाजनपद काल के बाद में मौर्य काल आया, वो तो मगध के आसपास के राजाओं ने, शासकों ने और उस समय के बौद्ध ग्रंथों ने इसको आगे बढ़ावा दिया। लेकिन एक और बात बता दें कि बौद्ध धर्म जब आगे बढ़ता है तो बौद्ध धर्म की 2 शाखाएं मौर्योत्तर काल में, कनिष्क के काल में हो जाती है। तो महायान शाखा के कुछ ग्रंथ संस्कृत भाषा में लिखे गए, जैसे ललित विस्तार, ठीक है, वो संस्कृत में लिखा गया, पाली में नहीं लिखा गया। ठीक है, तो वो आगे की आगे बात होगी। ये जितनी भाषाओं पर हमने अभी बात की है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, ये पूरा का पूरा जो है एक भाषाई परिवार है, जिसको हमने भारोपीय परिवार नाम दिया था। भारोपीय परिवार, या इसको ही आर्य भाषाई परिवार भी बोलते हैं, आर्य भाषाई परिवार। ठीक है, इस पर कल चर्चा भी हुई। इसमें 70% लोग भारत में भारोपीय परिवार के हैं। 1-2 बातें और यहाँ पर कर लें। कल हमने भाषाई परिवार 4 देखा था, ठीक है, लेकिन उन 4 भाषाई परिवार पर जाने के पहले एक छोटी सी बात करें, और वो ये है कि संस्कृत एक अकेली भाषा है जिसका विस्तार यहाँ से शुरू हुआ था। संस्कृत का काम धीरे धीरे वो करके यहाँ तक पूरे उत्तर भारत में फैल गई, फिर उसका विस्तार दक्षिण भारत तक होता है। वही एक भाषा है जिसका विस्तार पश्चिम भारत तक होता है, वही एक भाषा है जिसका विस्तार पूर्व तक होता है। मतलब पूरे भारत में अगर कोई एक भाषा सबसे ज़्यादा प्रचलित और विस्तारित हुई है तो वो है संस्कृत। ठीक, एक बात तय कर लीजिएगा। ये तो बात हो गई संस्कृत की। थोड़ा आगे बढ़ते हैं जल्दी से। कल हमने 4 भाषाई परिवार देखा था। पहला भाषाई परिवार ये था, यहाँ का ये हिस्सा, ठीक है, इस पूरे क्षेत्र में और यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, ये पहला भाषाई परिवार था जिसको नाम दिया गया था भारोपीय परिवार। पहला था भारोपीय परिवार, और इस भारोपीय परिवार की जननी जो है वो संस्कृत है। ठीक है ना, भारोपीय परिवार की जननी कौन सी है? संस्कृत है। लेकिन आगे चलकर इसी संस्कृत से, इसी भारोपीय परिवार में निकल करके अपभ्रंश आई। इसी अपभ्रंश से आगे खड़ी बोली, और खड़ी बोली विकसित रूप में, खड़ी बोली जो है विकसित रूप में हिंदी का रूप ले लेती है। तो इस भारोपीय परिवार की अब मुख्य भाषा कौन सी हो चुकी है? हिंदी हो चुकी है, जबकि संस्कृत पहली भाषा थी। दूसरी बात, ये जो पूरा का पूरा जो क्षेत्र जहाँ पर जनजाति लोग निवास करते हैं, जो आस्ट्रिक क्षेत्र है ना, आस्ट्रिक भाषाई परिवार दूसरा नंबर था हमारा। ये दूसरा जो है आस्ट्रिक भाषाई परिवार, आस्ट्रिक भाषाई परिवार था। और संस्कृत साहित्यों में इस आस्ट्रिक भाषाई परिवार को निषाद के नाम से जानते हैं, निषाद के नाम से जाना जाता है। जितने संस्कृत साहित्य लिखे गए या जितने महाकाव्य लिखे गए, उन सब में इस आस्ट्रिक भाषाई परिवार के लोगों को निषाद के नाम से जाना जाता है। इस आस्ट्रिक भाषाई परिवार में भी 3-4 भाषाएं हैं जिनका नाम आपको पता होना चाहिए। पहला नंबर कोल, दूसरा नंबर संथाल, तीसरा नंबर मुंडा, ठीक है ना। ये मुख्यतः आस्ट्रिक भाषाई परिवार की भाषाएं हैं, कोल, संथाल और मुंडा। इनमें से अब जो मुख्यतः जीवित अवस्था में या जिसको आप अभी 22 भाषाओं में 8वीं अनुसूची में देखेंगे, उसमें एकमात्र है संथाल। ठीक है, कौन सी है? संथाल है। तो आस्ट्रिक भाषाई परिवार को निषाद के नाम से जानते हैं, तो उसमें कोल, संथाल और मुंडा है। तीसरे नंबर पर आते हैं। ये जो हिमालय का जो क्षेत्र है, ये पूरा का पूरा हिमालय के क्षेत्र से लेकर उत्तर पूर्वी भारत तक का जितना हिस्सा है, यहाँ पर तीसरा भाषाई परिवार था जिसको तिब्बती, ठीक है ना, चीनी तिब्बती के नाम से जाना जाता है।
चीनी तिब्बती के नाम से जानते हैं। और ये मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की भाषा है, मंगोलाइड प्रजाति के लोगों की भाषा है। इसको संस्कृत साहित्य में किरात के नाम से जानते हैं, किरात के नाम से। इसको जान रहे थे निषाद के नाम से, उसको जानते हैं किरात के नाम से। ठीक है, चीनी तिब्बती क्षेत्र की भाषा है। और यहाँ पर लेपचा, भूटिया, बोडो, डोंगरी, यहाँ की डोंगरी ये भी इसमें आती है। ये सब जो है उसमें शामिल होगी चीनी तिब्बती में। ठीक है ना। यहाँ पर नेपाली मिल जाएगी, बोडो मिल जाएगी आपको। और ये पूरा का पूरा चीनी तिब्बती जो मंगोलाइड परिवार की भाषा है वो तीसरा भाषाई परिवार है। चौथा भाषाई परिवार जो दक्षिण भारत में, उसको द्रविड़ भाषाई परिवार कहते हैं। और द्रविड़ भाषाई परिवार में 4 है, तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम। ये भाषाई परिवार आपने कल भी देख लिया था, इसकी हमारी चर्चा हो चुकी। ठीक, अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आगे बढ़ करके कल हमने अपभ्रंश को देखा था। अपभ्रंश के क्षेत्र में अपभ्रंश के कल प्रकार भी देख लिए थे, याद होगा आप लोगों को। ठीक है, और पूरा का पूरा जो अपभ्रंश है, अपभ्रंश अपभ्रंश, ठीक, इस अपभ्रंश की कई प्रकार हमने जल्दी जल्दी कल देखे थे। पहला नंबर पर बात करें, ये गुजरात का क्षेत्र था। गुजरात के क्षेत्र में नागर था, याद होगा आपको, नागर। ठीक है, और इससे निकलने वाली जो भाषा थी वो गुजराती थी, गुजराती। ठीक, यहाँ से आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं तो ये सिंध प्रांत, सिंध प्रांत में प्राचल या पैसाची थी। ठीक है, इसी सिंध प्रांत से आगे जाकर के पंजाब के क्षेत्र में जो प्राचल या पैसाची है अपभ्रंश, उससे पंजाबी निकली थी। और यहीं पर एक और जो है वो लहंदा थी, लहंदा। ठीक, इसके बाद ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र था, ये पूरा क्षेत्र, ये इतना हिस्सा यहाँ से लेकर इतना, ये सौरसेनी अपभ्रंश का था, सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र था, सौरसेनी अपभ्रंश का क्षेत्र था। ठीक है, और सौरसेनी अपभ्रंश से बहुत सारी भाषाएं निकली थी, हमने देखा था, बोलियां निकली थी। ठीक है ना, और उनकी हमारी बात हुई थी। इसमें मुख्यतः सौरसेनी अपभ्रंश में मुख्यतः ब्रज भाषा, ठीक है ना, ब्रज भाषा था। सौरसेनी अपभ्रंश के प्रकार देखेंगे तो पहले नंबर पर पश्चिमी हिंदी थी, पश्चिमी हिंदी। और पश्चिमी हिंदी मुख्यतः राजस्थान में बोली जाती है, राजस्थान में बोली जाती है। ठीक है, जो हम कल देख चुके हैं, इस पर काफ़ी बात हुई। इधर वाला जो पूर्व का जो हिस्सा था वो मगधी अपभ्रंश का था, मगधी अपभ्रंश का। और इस मगधी अपभ्रंश से 4 भाषाएं निकल कर आई थी और चारों के नाम आपको पता है। पहला नंबर असमिया, दूसरा नंबर बंगाली, तीसरा नंबर उड़िया और चौथा नंबर जो है बिहार की बिहारी थी। ठीक है ना। अब बिहार में बिहारी और ये मगधी अपभ्रंश से निकलने वाली, इन दोनों के बीच में जो ये क्षेत्र था जहाँ पर अर्ध मगधी का क्षेत्र था, और अर्ध मगधी के क्षेत्र में 3 भाषाएं थी। पहला नंबर पर अवधी, दूसरा नंबर में अवधी के बाद बघेली और छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ी, ये छत्तीसगढ़ी। ठीक है, ये 3 बोलियां अर्ध मगधी की थी। ये भारोपी परिवार से निकलने वाली इतनी भाषाओं पर हमारी कल चर्चा हो चुकी, ये अपभ्रंश में था। अब आते हैं कि जितना ये हमने देखा कि हाँ, एक चीज़ और चर्चा कर लें जल्दी से यहाँ पर। ठीक है, देखिएगा, संविधान की 8वीं अनुसूची में 8वीं अनुसूची में जो शुरुआती दौर में 14 भाषाएं रखी गई थी, 14 भाषाएं। ठीक है, 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं, यहाँ से उनको अपन जल्दी जल्दी चिन्हित कर लें। पहली बात, ये पूरा का पूरा जो असम का क्षेत्र, यहाँ से इधर वाले हिस्से से चलें तो पहले असम से असमिया, ये पहली 14 भाषा में असमिया पहली। फिर बंगाल में जाएंगे तो बंगाली
दूसरे नंबर पर बंगाली, बंगाली, ठीक। फिर उड़ीसा में जाएंगे तो तीसरे नंबर पर उड़ीसा की उड़िया। अब इन तीनों को देखिए जरा आप अपने उस परिवार में, किस परिवार में जाएंगे, ये कौन से परिवार की है, मगधी अपभ्रंश से निकली हुई तीन भाषाएं हैं, जो 14 भाषा में आपको तीन मिल गई, 1 2 3, तीनों के नाम आपने वहां से निकाल लिए। अब आते हैं ये बिहार के क्षेत्र से शुरू करके, ध्यान से देखिएगा, बिहार से लेकर के पूरा ये हिस्सा जो गुजरात और मध्य प्रदेश होकर के ये पूरा का पूरा हिस्सा जो है ये दो भाषाओं का, मूल भाषा यहां पर थी चौथे नंबर पर, जो मूल भाषा है, उधर से आ रहे हैं इसलिए उधर से बात कर रहे हैं। मूल भाषा कौन सी थी, संस्कृत, और संस्कृत से अंतिम में कौन निकल कर आई, हिंदी। तो आपके पास अब टोटल भाषाएं कितनी हो गई, 5। अभी हम केवल क्षेत्र या रीजन वाइज चलते हैं, ओके। इस वाले असम पूरा, ये पूरा का जो उत्तर पूर्वी भाग था, यहाँ पर एक ही प्रदेश था, एक स्वतंत्रता के बाद 14 राज्यों में जो एक बड़ा राज्य था असम, वहाँ की भाषा असमिया। दूसरा राज्य उनसे लगा हुआ बंगाल का था, वो बंगाली। तीसरा नंबर उड़ीसा, उड़िया, 3 हो गई। अब ये बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये पूरे भाग में हरियाणा, दिल्ली तक का जो पूरा भाग है, इस पूरे भाग में एकमात्र भाषा जो मुख्य भाषा संस्कृत, और संस्कृत के बाद निकलकर कौन सी आई, हिंदी। थोड़ा ऊपर चलते हैं, 6वें और 7वें नंबर को पकड़े तो यहां पर निकल गई संस्कृत चौथे नंबर पर। संस्कृत के बाद अगले नंबर पर इसी क्षेत्र की भाषा कौन सी है, हिंदी है, ठीक है। तो इन 22 भाषाओं के नाम और उनसे जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न आ सकता है, इन पर बात करें, कैसे क्वेश्चन आएंगे उस पर ही बात होगी। संस्कृत और हिंदी है, क्योंकि यहाँ हमने अपभ्रंश पढ़ लिया, इसलिए ये पूरा का पूरा क्षेत्र अगर देखोगे तो ये हिस्सा सौर सेनी अपभ्रंश का है, और ये इतने हिस्से को काट दें तो ये अर्ध मगधी का हिस्सा है, ठीक है ना, अर्ध मगधी का देख चुके हैं हम। अब इसके थोड़ा ऊपर चलते हैं, तो ऊपर वाले हिस्से में 2 भाषाएं, कश्मीर में कश्मीरी और पंजाब में पंजाबी। तो हमारे पास अगली 2 भाषाएं मिल गई 6वें और 7वें नंबर पर, कश्मीरी और कौन सी मिल गई, पंजाबी, 2 हो गई, ठीक है। अब गुजरात और महाराष्ट्र पहले एक ही थे, तो यहां पर गुजरात की 8वें नंबर पर गुजराती, और 9वें नंबर पर महाराष्ट्र की मराठी कितनी हो गई, 9 भाषाएं हो चुकी अब तक, ठीक है। 9 भाषाएं यहां पर शामिल हो गई, गुजराती और कौन सी, मराठी मिलाकर, ठीक। अब आते हैं दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत में जाएंगे तो दक्षिण भारत की 4 भाषाएं आपको पहले से मालूम है। 10 नंबर पर तमिल के बाद तेलुगु के बाद कन्नड़, और कन्नड़ के बाद मलयालम। एक भाषा छूट गई, बताइए कौन सी है, एक भाषा छूटी है ना भाई, ठीक। देखिए जरा कौन सी छूट गई, उर्दू, ठीक। एक भाषा जो छूट गई वो कौन सी है, उर्दू है। जो 14वीं भाषा जो आपके पास थी, जो इस्लाम धर्म के लोग बोलते थे, वो है उर्दू। ये आपके पास 14 भाषाएं हो चुकी, ठीक। तो 14 भाषाओं को हमने संविधान बनाने के बाद 8वीं अनुसूची में इन 14 भाषाओं को शामिल किया, बिल्कुल सरल आपके पास। इधर वाले हिस्से से असमिया, बंगाली और उड़िया, इस पूरे क्षेत्र में 2 भाषा संस्कृत और हिंदी। ऊपर में जाएंगे तो कश्मीरी और पंजाबी। इस वाले भाग में देखेंगे तो गुजराती और मराठी। नीचे की 4 भाषाएं तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, यहां तक किसी को कोई समस्या नहीं। और अगले में कौन सी आ गई, उर्दू आ गई। अब इसके बाद हम चलते हैं अगले हिस्से पर आते हैं, ठीक। 14 भाषाओं के बाद जो 15वीं भाषा है, 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन हुआ। 21वां संविधान संशोधन 67 में किया गया, ठीक है। और 21वां संविधान संशोधन करके इस सिंध प्रांत की जो भाषा थी, जो यहाँ के आसपास के लोग बोलते थे, जिसको हम सिंधी बोलते थे, सिंधी जो है 15वीं भाषा के रूप में 21वां संविधान संशोधन हुआ। सिंधी हमारी 15वीं भाषा के रूप में शामिल हुई, और ये पिछले बार आपका क्वेश्चन आया था, ठीक है। 21वां संविधान संशोधन हुआ।
इसके बाद ये यहाँ पर अगली भाषा निकल कर आ गई सिंधी। ये सिंधी था, सिंध प्रांत की भाषा। सिंधी जो है ब्राचड़ या पैशवाची अपभ्रंश से निकली हुई ये भाषा है सिंधी। अब इसके बाद 71वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, ठीक है। 71वां संविधान संशोधन करके 3 भाषाओं को इसमें जोड़ा गया। अभी हमने ये 3 भाषाएं जो इसमें जोड़ी गई उसमें 16वें नंबर पर, जो 17वें नंबर पर और 18वें नंबर पर 3 भाषाएं थी। और इन 3 भाषाओं में पहली भाषा देखिए जरा, पहली भाषा इस क्षेत्र में, जो इस क्षेत्र में एक हिस्सा ये वाला था नेपाल के आसपास का, तो इसमें जो अगली भाषा जोड़ी गई वो थी नेपाली, ठीक है। कौन सी जोड़ी गई? नेपाली जोड़ी गई। उसके बाद ये जो कोंकण का क्षेत्र था, कोंकण का क्षेत्र, तो इस क्षेत्र की एक भाषा जो है नेपाली के बाद कोंकणी, नेपाली के बाद किसको जोड़ दिया गया? कोंकणी। तो एक भाषा जुड़ी नेपाली, नेपाली के बाद ये वाली भाषा जोड़ दी गई कोंकणी, कोंकणी जोड़ दी गई, ठीक है। नेपाली और कोंकणी के बाद एक और भाषा जो है वो जोड़ी गई, वो ये मणिपुर की, मणिपुर की भाषा थी मणिपुरी, मणिपुरी, ठीक है। तो मणिपुरी 18वीं भाषा हो गई, ठीक है। देखिए सबसे पहले हमने ये सिंधी को जोड़ा, फिर यहाँ से नेपाली, फिर नेपाली के बाद इधर मणिपुरी और ये कोंकणी। ये 3 भाषाएं किसके साथ जुड़ गई? 71वां संविधान संशोधन के साथ। इसके बाद इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 और 1 2 हो जाएगा, 7 और 2 9 हो जाएगा, 92वां संविधान संशोधन हो जाएगा। और ये 92वां संविधान संशोधन 2003 में होगा। और इस 3 में जब जोड़ोगे तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 1 3 और 4, यहाँ 4 भाषाएं आ जाएगी, 1 2 3 और 4 भाषाएं इसमें आ जाएगी। अब इस 4 में इस असम क्षेत्र का ये जो हिस्सा है जहाँ पर बोडो, यहाँ पर कौन सी हो जाएगी? बोडो हो जाएगी। कश्मीर का जो क्षेत्र है उस कश्मीर के क्षेत्र में डोगरा घराने का राजवंश हुआ करता था, तो पहले हो गई बोडो, फिर उसके बाद हो जाएगी डोंगरी, डोगरा घराने के कारण बोडो डोंगरी। अभी ये जो बिहार के आसपास का क्षेत्र जो है, जो उसका पूर्वी भाग है, उसका मिथिला के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ की एक और भाषा आ गई मैथिली, मैथिली। और अभी आस्ट्रिक भाषाई परिवार में केवल एक बची है जिसको यहाँ पर शामिल किया गया। आस्ट्रिक भाषाई परिवार आप जानते हो, वो यहाँ पर जो संथाल परगना है, संथाल परगना, वहाँ की संथाली, ठीक। इस प्रकार से 22 भाषाएं ये आपके क्रम से बन जाए। यहाँ से एक क्वेश्चन पूछा गया, इसको आप जान लीजिएगा, ठीक है। ये तो बात हो गई भाषाओं के संदर्भ में, और ये आपको पता होना चाहिए। अब आप मैप पर चीज़ों को याद रखें। तो कभी हो सकता है कि क्वेश्चन आपको पूछा जाए और आपको क्लिक नहीं कर रहा हो, तब आप मैप पर चीज़ों को देख लेंगे तो इनको पकड़ना आसान रहेगा। शुरुआत की आपने देखा था, राइट की 3, बीच में 2, वहाँ पर उर्दू को भी रख लें, ऊपर में कश्मीरी और पंजाबी, बगल में जाएंगे तो गुजराती और मराठी, और नीचे की 4, इधर की 2 थी, यहाँ की ऊपर की 2, यहाँ पर में संस्कृत और हिंदी और उर्दू, इधर की 3 और नीचे की 4, खत्म। अगली बार में पहले हमने सिंधी को जोड़ा, सिंधी के बाद में यहाँ से नेपाली, यहाँ से कोंकणी और यहाँ की मणिपुरी, ठीक, इनको जोड़ लिया था। बाद में हमने 4 जोड़ा, यहाँ की बोडो, यहाँ की डोंगरी, ये डोंगरी का क्षेत्र है, डोंगरी। तीसरे में बोडो डोंगरी, मैथिली, यहाँ की मैथिली थी, और ये संथाली, ठीक है। ये आपके पास भाषाएं आगे बढ़ते हैं। ये तो आपने भाषाओं को देख लिया, और भाषाओं को देखने के बाद अब आते हैं